हेलो बच्चों, मेरे YouTube चैनल आत्मसम्मान में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 2022 के बचे हुए प्रश्नों का उत्तर देखेंगे। जो पहला प्रश्न है, शिक्षित बंगाली समाज के एक अंश ने महाविद्रोह का विरोध क्यों किया था? शिक्षित बंगाली वर्ग में उन लोगों ने 1857 ईस्वी क्रांति का विरोध किया था जिनको ब्रिटिश के जरिए या ब्रिटिश सरकार के जरिए आर्थिक लाभ हो रहा था और उनका जो सामाजिक स्टेटस था उन बंगालियों का, जो अपने आप को बाबू कहते थे, जो कि ब्रिटिश के समाज से घुल मिल गए थे, वो कभी नहीं चाहते थे कि वो 1857 ईस्वी क्रांति में भाग ले या ब्रिटिश के खिलाफ जाए। यदि वो ब्रिटिश के खिलाफ जाते या 1857 ईस्वी की क्रांति में यदि वो भाग लेते तो उनकी जो आर्थिक लाभ है उनसे वे वंचित हो जाते। वे जो है उनसे विभिन्न तरह के आर्थिक लाभ लेते थे। वे उनसे सरकारी विभागों में नौकरियां के लिए जो है तत्पर रहते थे। वे उनका तनिक भी विद्रोह नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वो जानते थे कि यदि वो विद्रोह करेंगे तो उनको नौकरियां छोड़नी होंगी, उनको आर्थिक लाभ नहीं मिलेगा। दूसरी बात है कि सामाजिक स्टेटस को बनाए रखने के लिए, अपने आप को भारतीय से ऊपर दिखाने के लिए भी वे लोग ब्रिटिश के साथ जुड़े रहे और उनका ही साथ दिए। 1857 ईस्वी की क्रांति में भारतीयों का साथ नहीं दिए। दूसरा प्रश्न है, व्यंग चित्र क्यों चित्रित किया जाता है? व्यंग चित्र में पहला ही शब्द है व्यंग। व्यंग हम लोग किसी पर कटाक्ष करने के लिए करते हैं। कोई यदि वर्ग गलत है या कोई व्यक्ति गलत है तो उनको जब हम लोग डायरेक्ट ना बोलकर इनडायरेक्ट रूप से कटाक्ष करते हैं तो उसको व्यंग कहते हैं। और व्यंग चित्र उसी पर आधारित है कि ब्रिटिश काल में हमारे समाज में हो रहे अत्याचार को दिखाने के लिए इस व्यंग चित्र का सहारा लिया गया। आज के समय में भी शोषित वर्गों को दिखाने के लिए कि किस प्रकार नेताओं ने हमारे समाज को पतन की ओर ले जाने का कार्य कर रहे हैं, उसके लिए भी व्यंग चित्रों का इस्तेमाल हुआ है। कई बार सत्ता के और प्रशासन के उन भ्रष्टाचारियों को दिखाने के लिए जो सरकार में या सरकारी बाबू बने हुए हैं, उनको भी दिखाने के लिए, उनकी भ्रष्टाचार को भी दिखाने के लिए व्यंग चित्र का इस्तेमाल होता है। तो व्यंग चित्र का ज्यादातर इस्तेमाल राजनीतिक सत्ता और सत्ता के गलियारों के इर्द गिर्द घूमने वाले बड़े अधिकारियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है और समाज में हो रहे बुराइयों को भी दिखलाने के लिए व्यंग चित्र का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है, नवगोपाल मित्र कौन थे? नवगोपाल मित्र एक प्रसिद्ध समाज सुधारक थे, एक बंगाल का प्रसिद्ध समाज सुधारक थे और साथ ही वह एक प्रसिद्ध नाटककार भी थे। उन्होंने कोलकाता में 1872 ईस्वी में राष्ट्र रंगमंच की स्थापना की और इस राष्ट्र रंगमंच की स्थापना के पीछे उनका उपदेश था कि भारतीयों के ऊपर हो रहे अत्याचार को दिखलाने के लिए उन्होंने रंगमंच का इस्तेमाल किया। इस रंगमंच पर अनेकों नाटक खेले गए। इन नाटकों में एक दीनबंधु मित्र का लिखा हुआ उपन्यास नील दर्पण, उसका भी नाटक उस रंगमंच पर खेला गया और लोगों तक यह संदेश पहुंचाया गया कि किस प्रकार अंग्रेज जो है नील की खेती करवाकर
नीले गोरों ने किस प्रकार नील की खेती करने वाले किसानों पर अत्याचार किया, यह पूरा भारत देखा। इस नाटक का प्रभाव हर क्षेत्र में पड़ा। तो इसका श्रेय नवगोपाल मित्र को जाता है, जिन्होंने ऐसे रंगमंच को देने का प्रयास किए। और यह पहला रंगमंच भी था जिसका नाम है राष्ट्रीय रंगमंच। अगला प्रश्न है, 19वीं शताब्दी में बंगाल में राष्ट्रीयता के विकास में बंकिम चंद्र की क्या भूमिका थी? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की बात करें तो बंकिम चंद्र ने आनंद मठ जैसे उपन्यास की रचना की, और इस उपन्यास में इन्होंने राष्ट्रता, राष्ट्र प्रेम, एकता, देशभक्ति जैसे भावनाओं को उन्होंने दिखलाने का प्रयास किया, जिससे लोगों के अंदर राष्ट्र चेतनाएं आई, जिससे लोगों के अंदर राष्ट्र भावना का ओतप्रोत हुआ। और उन्होंने आनंद मठ में वंदे मातरम गीत लिखकर लोगों के अंदर देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति प्रेम उन्होंने जगाने का प्रयास किया। इसलिए हम कह सकते हैं कि 19वीं शताब्दी में बंगाल में राष्ट्रीयता के विकास में बंकिम चंद्र की अहम भूमिका रही है। और इन्हीं से प्रेरित होकर बहुत से नवयुवक, बहुत से समाज सुधारक आगे चलकर राष्ट्रीयता, एकता और देशभक्ति के लिए कई कार्य किए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना क्यों हुई? राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई। इसकी स्थापना के पीछे जो बहुत बड़ा वजह था, यह था कि अंग्रेज अपनी पाश्चात्य ढंग की शिक्षा को देकर केवल भारतीयों को क्लर्क बनाना चाहते थे, ताकि वह उनके लिए कार्य कर सके। लेकिन जो मूल उपदेश था कि भारतीय स्वावलंबी बने, भारतीयों के अंदर वह कौशल आए जिससे कि वह अपने पैरों पे खड़ा हो, या उनके अंदर वह शिक्षा व्यवस्था या शिक्षा आए जिससे कि वह अपने लिए कुछ कर पाए, ऐसी कोई व्यवस्था पाश्चात्य शिक्षा में देखने को नहीं मिल रही थी। इसी वजह से 1906 ईस्वी में इस परिषद की स्थापना की गई, ताकि इसमें भारतीय ढंग की शिक्षा नीति को अपनाया जाए और लोग अपनी भारतीय शिक्षा पद्धति के जरिए स्वावलंबी भी हो और उनके अंदर देशभक्ति भी आए, और साथ ही वह जो है अपने परिवार के लिए कुछ कर पाए। इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई, क्योंकि अंग्रेज केवल क्लर्क ही बनाना चाहते थे, केवल अपने कार्यों के लिए जो है अंग्रेजी शिक्षा देना चाहते थे, और भारतीयों को इससे विशेष लाभ नहीं होने वाला था। भारत इससे दिन प्रतिदिन पिछड़ते जा रहे थे। इस वजह से राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना 1906 में की गई। अगला प्रश्न है, विद्यासागर फॉन्ट कहने से क्या समझते हैं? विद्यासागर फॉन्ट कहने से हम समझते हैं कि पहले बंगाली वर्ण जो छापे खाने में इस्तेमाल होते थे, वह लाइनोटाइप बहुत ही कठिन होता था। इस लाइनोटाइप के कठिन को दूर करने के लिए या उस सिस्टम को और सरल और सहज करने के लिए विद्यासागर जी ने प्रयास किया और ऐसे वर्णों को लेकर आए जिससे कि वह सहज और सरल हो गया, और इसी को जो है नाम विद्यासागर फॉन्ट दिया गया, क्योंकि पिछले लाइनों टाइप को उन्होंने कुछ अपने तरीके से सहज और सरल करके उन्होंने लोगों के सामने प्रस्तुत किया। इसका उन्होंने अपने पुस्तक वर्ण परिचय में भी उन्होंने वर्णों का परिचय दिया है, और यह गांव ग्राम तक पूरा प्रचार प्रसार में था। इस वजह से इस लाइनों टाइप को और सरल सहज करके उन्होंने एक तरफ डिजिटल या कह सकते हैं छापा खाने में भी उस वर्ण को भी लाकर उन्होंने वर्ण परिचय का कार्य किया। इसलिए इस लाइनोटाइप को हम लोग विद्यासागर फॉन्ट कहते हैं।
अगला प्रश्न है, बंगला छापाखाना के विकास में लाइनोटाइप को युक्त करने का क्या महत्व है? यानी बंगला छापाखाना के विकास में लाइनोटाइप को क्यों जोड़ा गया? लाइनोटाइप को इसलिए जोड़ा गया बंगला छापाखाना में क्योंकि लाइनोटाइप को जोड़ने से मशीनें आधुनिक हो गई और छापेखाने में जो रफ्तार नहीं थी वह रफ्तार मिली, क्योंकि मशीन आधुनिक मशीन हो जाने के कारण अक्षरों को जोड़ना नहीं पड़ा, एक पूरे वाक्य को आसानी से छापा जा सकता था इस लाइनोटाइप को अपनाकर। इसलिए छापेखाने में विकास लाने के लिए, लोगों तक अधिक से अधिक सूचना भेजने के लिए, पत्र पत्रिकाओं को प्रकाशित करने के लिए या साहित्य जगत में विकास के लिए इस लाइनोटाइप को जोड़ा गया। अगला जो प्रश्न है, ग्रामीण शिल्प एवं वृत्ति शिक्षा के प्रसार में रविन्द्रनाथ का क्या योगदान था? रविन्द्रनाथ ठाकुर कवि भी थे, दार्शनिक भी थे और समाज सुधारक भी थे। तो उन्होंने 1906 ईस्वी में श्री निकेतन की स्थापना की थी। इस श्री निकेतन का मकसद केवल शिक्षा देना नहीं था, बल्कि एक ऐसी शिक्षा देना था जिससे कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं वह स्वावलंबी हो, खुद के पैरों पे खड़ा हो जाए या खुद से अर्थ का अर्जन कर पाए, यानी आय कर पाए। इसके लिए उन्होंने विभिन्न तरह के हस्तकलाओं को उन्होंने वहां पर सिखलाया, चाहे वह कुम्हार की कला हो, चाहे वह लकड़ी की वस्तुओं की बनाने की कला हो, चाहे वहां पर वस्त्रों के उत्पादन की कला हो। फिर उन्होंने संगीत के विभिन्न पहलुओं पर भी उन्होंने जोर दिया और इस प्रकार कह सकते हैं कि वहां पर कुटीर उद्योग से संबंधित विभिन्न तरह की कलाओं को वहां पर उन्होंने बच्चों तक पहुंचाया, जिससे कि बच्चे स्वावलंबी भी हो जाए, कुछ अर्जन भी कर पाए, कुछ आय कर पाए और केवल शिक्षा तक ही टिके हुए ना रहे, बल्कि अपने हाथों के अंदर उस कौशल को भी पाए, जिससे कि वह आगे चलकर भविष्य में कुछ अर्जन कर पाए। इसलिए रविन्द्रनाथ का ग्रामीण शिल्प और वृत्ति शिक्षा के प्रसार में बहुत अहम भूमिका है, क्योंकि इन्होंने ग्राम को ही सब कुछ माना। भारत का प्राण ग्राम में ही बसता है और ग्राम से ही इन्होंने क्या किया, श्री निकेतन की स्थापना करके ग्रामवासियों को कृषि की भी शिक्षा इन्होंने दी। और इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि कुटीर उद्योग, कृषि से जुड़े हुए विद्या या फिर कला के क्षेत्र में इन सभी चीजों को बच्चों को दिया गया। इसलिए रविन्द्रनाथ जी का अहम भूमिका है।